हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आई होप सभी की जो तैयारी है सीटेट की वो अच्छे से चल रही होगी, सभी रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस है, जो बच्चे त्रुटियां करते हैं किसी कारणवश, उनके मन में जो धारणाएं हैं वो रॉन्ग कंसेप्शंस बन जाती है, तो उनको हम एज ए टीचर दूर कैसे करें। तो हमने 3 मेथड का यहाँ जिक्र किया था। अधिगम का व्यवहारवादी अधिगम, यहाँ हमने स्किनर है, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो स्किनर के सिद्धांत से पूछी जाती है, इसलिए मैंने उसका जो सिद्धांत है वो डिटेल में करवा दिया है। पावलोव है, पावलोव का और थॉर्नडाइक का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थॉर्नडाइक की जो सामान्य बातें हैं जो उनके सिद्धांत से जुड़ती है, प्रैक्टिस करके देखे, प्रभाव का, उपयोग, अनुपयोग का अलग अलग नियम है, लेकिन वहाँ से चीज़ें इतनी डीप में पूछी नहीं जाती सीटेट में। जो जहाँ से पूछी जाती है स्किनर का सिद्धांत मैंने वहाँ करवा दिया है। तो चलिए आज हम जानते हैं अधिगम की संज्ञानात्मक उपागम। 3 प्रकार के पढ़ेंगे हम यहाँ। मानवतावादी उपागम भी पढ़ेंगे। मानवतावादी जो उपागम है उसको देने वाले मैस्लो थे। मैस्लो की जो हायरार्की है उन्होंने नीड दी है, उसके बारे में कब दिया, कब चेंजेस किए, एनसीईआरटी क्या मानती है, उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। तो मैस्लो का जब सिद्धांत करेंगे हम, हमारी 2 चीज़ यहाँ साथ की साथ कवर हो जाएगी। एक तो वो अभिप्रेरणा से भी जुड़ जाएगा, ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो मैस्लो का सिद्धांत है, और दूसरा ये जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं बच्चे की, जो रॉन्ग कंसेप्शंस नहीं बोलते सीडीपी में। क्योंकि जो उन्हें बोला जाता है वैकल्पिक अवधारणाएं, उनको हम एज ए टीचर कैसे दूर कर सकते हैं। तो वहाँ साथ की साथ 2 चीज़ें हमारी वहाँ कवर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अधिगम की संज्ञानात्मक अवधारणा, यानी जो अधिगम की कॉग्निशन जो अवधारणा है, जो कंसेप्शन है, वो बच्चे में कैसे बनती है और उनको हम कैसे दूर करेंगे, कैसे हम बच्चे के व्यवहार में चेंज लाएंगे। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो व्यवहार में चेंज लाना ही है। तो ये संज्ञानात्मक जो अवधारणा है ये क्या कहती है? जो संज्ञानात्मक अवधारणा है ये कहती है कि व्यक्तियों में समय के प्रति तथा वातावरण के प्रति विवेक किस प्रकार विकसित होता है। ठीक है, कि व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो खुद के बारे में और वातावरण के बारे में जान रहा है, तो उसमें जो विवेक है, जो बुद्धि है बच्चे की, किस प्रकार विकसित होती है, किस प्रकार डेवलपमेंट होता है, और वे वातावरण के परिप्रेक्ष्य में कैसे कार्य करते हैं। बच्चों में विवेक, ठीक है, कि वो वातावरण है, एनवायरनमेंट में रहकर किस तरह से वो कार्य करते हैं बच्चे, जब उनमें धारणा बन जाती है, और बच्चे में विवेक व अंतर्दृष्टि का विकास होता है। यानी संज्ञानात्मक विकास में बच्चे में विवेक आती है। विवेक यानी बच्चे में बुद्धि का विकास होता है, और उस बुद्धि का सहारा लेके बच्चा अपने बारे में और क्या है, एनवायरनमेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है। और जो सबसे फेमस संज्ञानात्मक उपागम का जो सबसे फेमस सिद्धांत है वो पियाजे का सिद्धांत है। इसके बारे में हम नॉर्मली चर्चा करेंगे, वैसे ऑलरेडी वीडियो मैं पियाजे के सिद्धांत के ऊपर बना चुकी हूँ। तो कक्षा संबंधी अनुभवों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव के साथ संबंध करना, बोध को बल दिया जाता है। यानी जो संज्ञानात्मक अप्रोच है ये उपागम क्या कहती है कि जो कक्षा में रहकर जो बच्चे जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं या जो लर्निंग करते हैं, उनका कोई ना कोई व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, खेल रहा है, तो कोई ना कोई कक्षा में जो एक्टिविटी कर रहा है तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, बोध को बल दिया जाता है। यानी बच्चे ने कितना सीख लिया, कितना जान लिया, संज्ञानात्मक में उस चीज़ पर बल दिया जाता है। फिर यह एक जटिल प्रक्रिया है, यानी क्या है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे, जैसे शैशवावस्था में सीखने की गति तेज़ होती है, लेकिन बच्चे में मैच्योरिटी नहीं होती, ना मसल्स में कोऑर्डिनेशन होता, ना उसका जो आईक्यू है इतना अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका होता। तो वहाँ फास्ट गति होते हुए भी बच्चा क्या है, सामान्य चीज़ें ही सीख पाता है। फिर बाल्यावस्था में बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ उसका जो शारीरिक विकास है वो स्लो होने के कारण वहाँ भी बच्चा अधिकतर अधिगम चीज़ें नहीं कर पाया। और जो किशोरावस्था आएगी, किशोरावस्था तो वैसे ही संघर्षों और तूफानों का काल है, तो वहाँ भी लर्निंग करने में बच्चे को कठिनाई होगी, इसलिए इसको एक जटिल प्रक्रिया माना गया है। अब पियाजे महोदय क्या कहते हैं? पियाजे ने, हमने पढ़ा कि पियाजे का जो काम है उन्होंने वृद्धि और विकास के ऊपर ही किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर किया था।
और शैशव काल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानसिक चिंतन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया था। जैसे कि बच्चा क्या है शैशवावस्था से जन्म लेकर प्रौढ़ावस्था तक कैसे मानसिक चिंतन करता है, उस चीज़ को क्लियर किया था पियाजे महोदय ने। ये चीज़ हम जान चुके हैं, ठीक है। आत्मसातीकरण है, सामान्यीकरण है, इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में चर्चा कर चुकी हूँ। यहाँ सिर्फ हम पियाजे के सिद्धांत को वैकल्पिक अवधारणाओं के साथ जोड़ रहे हैं और एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बस नॉर्मली इस चीज़ की चर्चा की जा रही है। अब ये क्या है, 3 तरह से संज्ञानात्मक उपागम है वो 3 तरह से क्या है अपने आप को क्लियरिफाई करता है, स्पष्ट करता है। नंबर 1 क्या है बच्चा, विभेदीकरण। शुरुआत में बच्चा क्या है, विभेदीकरण बच्चे में नहीं पाया जाता। जैसे शैशवावस्था का बच्चा है तो वो जैसे भी किसी भी फीमेल को देखेगा, महिला को देखेगा, तो सभी को वो उसकी जो माँ है वो उस महिला में बच्चे को सब में माँ ही नज़र आएगी। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जैसे ग्रोथ से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है तो बच्चे के जो ये कंसेप्शंस है वो दूर होते जाते हैं। इसलिए ठीक है, ये भी कंसेप्शन बनी हुई थी। यहाँ भी बच्चा क्या है, हर एक महिला को अपनी माँ समझ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की मेंटल एज बढ़ी, शारीरिक एज बढ़ी, ठीक है, तो बच्चा क्या है अब अपनी बहन, चाची, ताई हर चीज़ में पहचान करने लगा। अब बच्चा जानने लगा यहाँ जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ी कि ये जो हर एक महिला है वो माँ नहीं होती। लेकिन शुरुआत में बच्चा क्या सोचा करता था कि जो सभी महिलाएं हैं वो सभी माताएं हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ बच्चे की जो वैकल्पिक अवधारणा है वो चेंज हो गई। फिर क्या है, सामान्यीकरण करता है बच्चा, सामान्यीकरण करता है। जैसे महिला है, सामान्यीकरण कैसे करेगा, महिला है वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, ताई जी भी हो सकती है, मौसी जी भी हो सकती है। तो एक ही जेंडर का वहाँ बच्चे ने सामान्यीकरण कर दिया, जबकि वो एक महिला को एक ही रिलेशन से समझता आया था। तो यहाँ बच्चे की जो वैकल्पिक अवधारणाएं बनी थी वो दूर हो गई, ठीक है, जैसे ही बच्चे ने सामान्यीकरण किया, ठीक है। फिर नंबर क्या है, फिर पुनर्संरचना करेगा। यानी जो बच्चे की जो कंसेप्शन बन चुकी थी, जो बच्चे की अल्टरनेटिव कंसेप्शन बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी शैशवावस्था में कि हर एक जो महिला है वो माता होती है और हर एक जो मेल है वो पापा होते हैं। अब धीरे धीरे बच्चा क्या है, बच्चे ने यहाँ सामान्यीकरण कर लिया, विभेद किया। पहले तो अलग अलग रिश्तों की पहचान हुई, फिर सामान्यीकरण किया कि एक ही महिला, ठीक है, अलग अलग के लिए आपके लिए वो माँ है तो किसी और के लिए वो बहन, किसी की पत्नी ये भी हो सकती है। यहाँ बच्चा ये सीखता है, पुनर्संरचना करता है। अब क्या करता है, जो उसने मानसिक चिंतन बना लिया था कि समय के हिसाब से क्या है हर एक चीज़ बदलती है। अब बच्चा क्या है, अपने जो मानसिक प्रक्रियाएं बन चुकी थी, जो स्कीमाज बन चुके थे, वो बच्चा उनमें दोबारा से फिर क्या है पुनर्संरचना करता है, दोबारा से बनाता है कि जो मेरे मन में बैठा था वो सही नहीं है। धीरे धीरे क्या है बच्चे में जो मानसिक चिंतन है उसमें फिर वो अपने आप चेंज लाता है। तो यहाँ हमने जोड़ा जो पियाजे का सिद्धांत है, विभेदीकरण करेगा बच्चा, सामान्यीकरण करेगा और फिर पुनर्संरचना करेगा। इन 3 मेथड से बच्चे की जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं उनमें हम चेंज ला सकते हैं। ये होता है पियाजे का सिद्धांत। पियाजे के सिद्धांत में वैसे हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब एजुकेशन फील्ड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, संज्ञानात्मक उपागम की क्या विशेषताएं हैं। एक तो ये क्या है, मानसिक संक्रियाओं को इम्पोर्टेंट मानता है। यानी बचपन में जो भी बच्चे क्या है थॉट्स लगाते हैं, चिंतन करते हैं, वो क्या है संज्ञानात्मक में, ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर पियाजे क्या मानता है, यह एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। यानी ये नॉन स्टॉप चलती रहती है, बच्चे के गर्भ से शुरू हो जाती है और जन्म पर्यंत चलती है, ये कभी भी रुकती नहीं है, सक्रिय है। बच्चा जैसे जैसे शैशवावस्था में बच्चा अलग चीज़ें सीखेगा, बाल्यावस्था में अलग सीखेगा, किशोरावस्था में अलग सीखेगा, वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से यहाँ एक्टिव होता है। यहाँ क्या है, विद्यार्थी के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है, शैशवावस्था में बच्चों के अलग उद्देश्य होते हैं, किशोरावस्था में अलग उद्देश्य होते हैं, बाल्यावस्था में अलग उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चे के, विद्यार्थी के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग। 4 स्टेजेस के बारे में जो पूर्व कन्वेंशनल स्तर है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, उनके बारे में हम पिछली डिटेल में चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता रही। सिर्फ हम क्या है संज्ञानवादी उपागम को हम यहाँ अल्टरनेटिव कंसेप्शन से जोड़ रहे हैं।
यह उपागम अवधारणा निर्माण, यानी हमें अगर नया कंसेप्ट बनाना है ना, तो नया कंसेप्ट बनाने के लिए क्या है, नया कंसेप्ट बनाना है, अवधारणा निर्माण करनी है, तो कौन सा उपागम बेस्ट रहने वाला है। संज्ञानवादी उपागम को, अप्रोच को अपनाकर हम बच्चे में नई अवधारणा बना सकते हैं। जैसे पावलोव ने किया था व्यवहारवादी के सिद्धांत पे, वो यांत्रिक चीज़ें दिखाई गई थी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, वह पुनर्बलन दिया जाता था। इसी तरह क्या है, बच्चे में अवधारणा निर्माण करवाई जाती है, समस्या समाधान करवाई जाती है एवं उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में प्रभावित है। यानी जो ये संज्ञानवादी उपागम है, इसके माध्यम से हम बच्चों में एक तो अवधारणा निर्माण करवा सकते हैं, दूसरा क्या है, समस्या का समाधान करवा सकते हैं, और तीसरा क्या है, उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में प्रभावित है। यानी बच्चा अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा सोचना चाहता है, तो वहाँ ये क्या है, इफेक्टिव रहने वाली है संज्ञानवादी अप्रोच। ठीक है, अब देखो कल स्किनर का जो सिद्धांत पढ़ा था, स्किनर का सिद्धांत व्यवहारवादी उपागम से जुड़ता है, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 क्या है, आदत निर्माण में उपयोगी होता है, कि अगर हमें बच्चे को वो देना है, वांछित व्यवहार सिखाना है, तो पुनर्बलन देके हम बच्चे में किसी भी आदत का निर्माण इजीली कर सकते हैं, व्यवहार में चेंज ला सकते हैं। ये जैसे पावलोव यांत्रिक माध्यम से कुत्ते में व्यवहार आदत का निर्माण करता है, यानी जैसे ही घंटी बजती है, घंटी बजते ही कुत्ते को खाना दिया गया, और बच्चे फिर घंटी बजने के बाद धीरे धीरे कुत्ता क्या है, वो चीज़ें सीख गया कि जैसे ही घंटी बजेगी उसे खाना दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो स्टिमुलस है वो हटा लिया गया, और एक समय आया सिर्फ घंटी बजी लेकिन कुत्ते को खाना नहीं दिया गया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आई। क्यों लार आई, क्योंकि वो यांत्रिक व्यवहार करना सीख गया था कुत्ते को। अब पता है कि वो जैसे ही घंटी बजेगी उसे खाना दिया जाएगा, तो अब वो वांछित व्यवहार सीख चुका था, यानी एक आदत का निर्माण उसमें हो गया था। कुत्ते की बात कर रहे हैं यहाँ। जीवन में उपयोगी है, यानी वांछित व्यवहार करने के लिए जीवन में जो ये व्यवहारवादी उपागम है ये उपयोगी है। हम अलग अलग डायरेक्शन में पुनर्बलन देके बच्चों में एक अच्छा व्यवहार विकसित कर सकते हैं। और ये शिक्षण विधि कौन सी होगी, हम बच्चे को व्यवहारवादी अधिगम सिखा रहे हैं, तो यहाँ आर बेस्ड यानी रिस्पॉन्स ज़्यादा प्रभावी है। और एक चीज़ जो हमने पढ़ी थी, जो पावलोव का सिद्धांत है, वहाँ उद्दीपक मायने रखता है, स्टिमुलस मायने रखता है। बिना स्टिमुलस के, वॉटसन भी ये कहते हैं, पावलोव भी ये कहते हैं कि बिना स्टिमुलस के प्राणी से हम रिस्पॉन्स नहीं करवा सकते, लेकिन स्किनर महोदय ने ये करके दिखाया कि वहाँ पुनर्बलन ना भी दिया गया तो ठीक है, पुनर्बलन दिया गया और नहीं दिया गया, सकारात्मक दिया गया या धनात्मक दिया गया, फिर भी बच्चे को, प्राणी को अच्छा व्यवहार सिखा दिया गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए प्राणी को स्टिमुलस दिया जाए तभी वो अनुक्रिया करेगा। ये सिद्ध किया स्किनर ने, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि स्टिमुलस दिया जाए हर कंडीशन में। बिना स्टिमुलस के भी प्राणी से हम ऑपरेंट कंडीशनिंग करवा सकती है। तो इस सिद्धांत के बारे में हमने जान लिया। अब जो मैस्लो का सिद्धांत है उसको हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो वो अभिप्रेरणा में भी हमारा कवर हो जाएगा, और क्या है, ये जो मोटिवेशन में तो कवर हो ही जाएगा, और साथ ही साथ अल्टरनेटिव कंसेप्शन में भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में हमारे 2 टॉपिक यहाँ कवर हो जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं कल मैस्लो की हायरार्की के साथ। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यार डेली CDP की क्लासें चलती रहती है और विजिबिलिटी इन दिनों काफ़ी अच्छी आ रही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे और तैयारी करते रहे, और साथ साथ रिवीजन भी करते रहे, ताकि, क्योंकि जितना पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब रिवीजन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत यहाँ अप्लाई करना होगा, अभ्यास का नियम, उपयोग अनुपयोग का नियम। जितनी हम चीज़ें उपयोग में लाएंगे उतनी ही चीज़ों में परफेक्शन आती जाएगी। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं कल मैस्लो की हायरार्की के साथ, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर MCQ क्लासेस भी आती रहेगी। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।